हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं द जी के एल्यूमिनी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर, और जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है उसके बारे में देखने वाले हैं, और इकोलॉजी जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा थर्ड होगा। तो शुरू करते हैं, बाकी आखिरी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग को उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। पॉल्यूशन इज एनी अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। जो हमारी नेचर प्रकृति है उसमें जब कुछ हानिकारक, जैसे मान लो कुछ प्योर चीज़ है उसमें इम्प्योरिटी मिल जाती है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है। दीज चेंजेस आर डीपली हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब जो ये बदलाव है, अगर मान लो जैसे कोई प्योर चीज़ है, आप प्योर चीज़ का सेवन कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इम्प्योरिटी का सेवन करेंगे तो दिक्कत तो होगी। बस वही चीज़ है, जो ये चेंजेस होते हैं ये डीपली हार्मफुल होते हैं इंसानों, जानवर और प्लांट्स के लिए। अच्छा, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, और या तो केमिकल होते हैं या तो कोई जहरीले मटेरियल्स होते हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, है कि नहीं। जैसे चोरी कौन करता है? चोर करता है, बस इसी तरह समझो। स्टडिंग पॉल्यूशन हेल्प्स अस लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वर्ल्ड। मतलब जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, अगर हमें उसको बचाना है तो हमें पॉल्यूशन के साथ साथ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब देखो, कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। एयर पॉल्यूशन जो है चेंजेस द नेचुरल मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या मतलब, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसको चेंज कर देता है। जो मिक्सचर ऑफ एयर, मतलब जो नेचुरल मिक्सचर है गैसेस का, उसको चेंज कर देता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उसके जगह पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। जो बड़े बड़े मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, स्मोक क्या होता है? ये एक डेंजरस और थिक मिक्सचर होता है स्मोक और फॉग का। स्मोक और फॉग मिलके स्मोक बनता है। कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, सीएनजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, और फैक्ट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, आगे देखते हैं फील्ड फैक्ट्स क्या है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मिक्सेस क्विकली विद ह्यूमन ब्लड, मोस्टली कम्स फ्रॉम व्हीकल्स। अच्छा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे खून में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो अब भी बहुत जल्दी मिलता है, और ये गाड़ियों से ज़्यादातर निकलता है। एसिड रेन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पानी के साथ मिक्स होके जब मतलब इनकी बारिश होती है, मतलब हवा में अगर ये गैसेज हैं और बारिश हुआ तो पानी के साथ मिलके एसिड रेन करते हैं ये। ठीक है। अच्छा, इट कॉजेज स्टोन कैंसर, येलोइंग ऑफ द ताजमहल। मतलब स्टोन कैंसर क्या है? जो हमारा ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर का बना है वो पीला पड़ रहा है थोड़ा, तो उसी को स्टोन कैंसर बोलते हैं हम लोग। तो वो एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। PM2.5 फाइन डस्ट पार्टिकल रिलीज्ड हैविली बाय डीजल इंजन। मतलब जो डीजल इंजन होता है उसके में से जो है, उसके मतलब गाड़ियों के जो डीजल इंजन होता है उससे बहुत ही पतला डस्ट पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग PM2.5 कहते हैं। डायोक्सिन्स, हाईली टॉक्सिक गैसेज रिलीज्ड व्हेन बर्निंग गार्बेज। मतलब जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचड़ा होता है, उसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस निकलते हैं, उसको डायोक्सिन्स कहते हैं। ठीक। वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी देख लेते हैं। अच्छा, बेसिक्स क्या है। मिक्सिंग हार्मफुल एलिमेंट सीवेज, आर्सेनिक, मरकरी इनटू रिवर एंड ओशन। मतलब जो हम लोग मिक्स कर देते हैं हार्मफुल एलिमेंट पानी के अंदर, से सीवेज हो गया, आर्सेनिक, मरकरी हो गया ना, रिवर और ओशियंस में, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन हुआ है, क्योंकि कुछ प्योर था उसमें हमने इम्प्योरिटी मिला दिया है। ठीक है। मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मेजर्स वाटर पॉल्यूशन। ये क्या मेजर करता है? BOD जो है ये मेजर करता है वाटर पॉल्यूशन को। हाई BOD मीन्स हाईली पॉल्यूटेड वाटर। मतलब अगर BOD ज़्यादा है किसी का तो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी, जितना ज़्यादा BOD उतना गंदा पानी, मतलब उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है पानी। यूट्रोफिकेशन, a fast increase in the nutrients nitrates cause too much algae to grow and kill fish। मतलब एक ये जो है एक फास्ट है ना, फास्ट इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट मतलब समझते होंगे आप लोग ना, पोषक तत्व। ठीक है, इतना तो जानते होंगे यार, मैं भी क्या छोटे बच्चों वाली बात कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक। तो क्या बोल रहा, इट्रोफिकेशन जो है, इट्रोफिकेशन ये एक फास्ट इंक्रीज है किसका? न्यूट्रिएंट्स में। ठीक, न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट जो होते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? बहुत ही ज़्यादा एल्गी का ग्रोथ होता है इससे। यूट्रोफिकेशन से होता क्या है? ये एक फास्ट इंक्रीज है न्यूट्रिएंट का, और उसके न्यूट्रिएंट के बढ़ने की वजह से होता क्या है? एल्गी की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, और जो मछलियों को मार देती है। ठीक है, बस इतना जो डेफिनेशन है इसको याद कर लो। ठीक है, अब जब हाई एंड पे पेपर जाएगा तब इसको पूछ सकता है, वैसे नहीं पूछेगा, ये समझ लो।
ठीक है, लेकिन जब पेपर थोड़ा हार्ड बनाने का मूड में रहेगा तो ये चीज़ें पूछ सकता है। बहुत डीप तरीके से निकाला है मैंने इसको, और जितना ज़रूरी उतना ही निकाला है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा क्यों नहीं है। ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमें। क्रिटिकल फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे हाईएस्ट बीओडी जो होता है ये हमें पाया गया था गंगा नदी में, है ना, जो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में बहती है, मतलब वहाँ से वहाँ के बीच में। अब जहाँ से गंगा नदी शुरुआत में निकलती है ग्लेशियर से, वहाँ थोड़ी गंदी होगी। ये कानपुर से इलाहाबाद के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी है ना, मतलब वहाँ की बीओडी बहुत ज़्यादा हाई है। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वेस्ट बंगाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है ये इंडिया का आर्सेनिक के मामले में। ऑयल जैपर, स्पेशल बैक्टीरिया यूज टू क्लीन अप ओशियन ऑयल स्पिल्स, मतलब जो ओशियन ऑयल स्पिल्स है उसको साफ करने के लिए, है ना, स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑयल जैपर। आगे देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन इज द लॉस ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू ग्रो हेल्दी प्लांट। मतलब जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उससे क्या होता है, जो मतलब जो सॉइल की क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है, और उसकी एबिलिटी जो प्लांट ग्रो करने की होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कारण क्या होते हैं इसके? हाई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, जैसे डीडीटी होता है, प्लास्टिक का वेस्ट करना, मतलब प्लास्टिक वेस्ट को, मतलब उसमें वैसे प्लास्टिक वगैरह होता है उसको कहाँ फेंक देना? मट्टी में फेंक देना। तो उससे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन मतलब देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है। लीकेज, है ना, लीकेज, टॉक्सिक वाटर लीकेज फ्रॉम गार्बेज डंप्स इनटू सॉइल, मतलब जो जहरीला वाटर लीकेज है किससे? कूड़े से या डंप से जब सॉइल में मिल जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको लीकेट कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, जब हार्मफुल पॉइजनस, मतलब जो जहर वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना, इन स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एज दे मूव अप इन द फूड चेन। मतलब जो हार्मफुल पॉइजन्स होते हैं इंक्रीज होता है, बढ़ता है स्ट्रेंथ में, उसके बल बढ़ता रहता है कब? जब वो फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है हार्मफुल पॉइजन। इसका मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन। दोबारा समझ लो, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब हार्मफुल पॉइजन जो है मतलब जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो हार्मफुल जो जहर होते हैं, मतलब जहरीले जहर चीज़ें होती हैं, उनका स्ट्रेंथ बल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, कंट्रोल देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, है ना, नेचुरल फार्मिंग जो होती है, और क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हुए। जैसे देखो प्लांट हो गया, बग हो गया, बर्ड हो गया, इनके अंदर जहर की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लांट के अंदर जहर बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे धीरे धीरे कई सारी चिड़ियाँ होती है जहरीली भी होती है, मतलब जहर फैल सकता है ना, काट वगैरह ले या बीक वगैरह लग गई, ठीक, तो ऐसे समझो बग के अंदर भी होता है। नॉइस एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा, इसको मेज़र किया जाता है किसमें? डेसिबल्स में, डीबी में, है ना। अच्छा, जो सेफ लिमिट है वो क्या है? अबव 55 डेसिबल्स डे में, मतलब जो सेफ लिमिट है दिन में वो 55 डेसिबल के अब ऊपर है, और 45 डेसिबल के ऊपर नाइट में है। इन होम्स इज़ हार्मफुल। अच्छा, जो 45 डेसिबल रात में अगर देखा जाए ना, 45 डेसिबल अगर घर में बजाया जाए तो ये क्या होगा? हार्मफुल होगा रात में। ठीक है। ग्रीन मफलर क्या होता है? प्लांटिंग थिक रोज ऑफ ट्रीज नियर रोड्स टू एब्जॉर्ब लाउड नॉइज, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ को रोकने के लिए पेड़ के किनारे, मतलब रोड के किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? होता क्यों है? न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर या एक्सप्लोजन जो हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे तो हो सकता है, और एक्सरे मशीन से भी जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मतलब होता है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है इसका? डायरेक्टली ये डैमेज करता है इंसान के डीएनए को, ठीक है। अच्छा, अब इससे कैंसर भी हो सकता है और जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। देखो अभी चाइना वाले कैसे जापान वाले देखो, जापान पे देखो बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, तो जापान है ना, वहाँ के लोग अभी भी देखो आड़े टेढ़े पैदा होते हैं ना, तो ये चीज़ है, तो वो जेनेटिक उनका जो है डिफेक्ट हो गया है। मेन पॉल्यूटेंट्स में क्या होते हैं? स्ट्रोंटियम 90 और आयोडीन 131। आगे देखते हैं, स्ट्रोंटियम बता दिया मैंने। मेजर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़। अब मीनामाटा डिजीज़ जो है, मरकरी, जब पानी में मरकरी आ जाता है तो उससे होता है, और हेल्थ का इम्पेक्ट पड़ता है, ये जो हमारी नर्व्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है ना। इटाई डिजीज़ जो है, कैडमियम, जब पानी में कैडमियम ज़्यादा हो जाता है या पाया जाता है तो उसके वजह से ये होता है, और ये जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा दर्द वाली बीमारी है, किसके? हड्डी, है ना, पेनफुल बोन डिजीज़ है ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तब होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, किसके लिए? यंग बच्चों के लिए। नॉक नी सिंड्रोम,
जब हाई फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड जब ज़्यादा होता है तब होता है। अब ये जो है बहुत घातक है हड्डियों और दाँत के मतलब ब्लीडिंग वगैरह निकलने लग जाती है ना बहुत ज़्यादा तरीके से। बहुत मतलब एक होता है नॉर्मल, ऐसे कभी-कभार थोड़ा बहुत लग गया तो जैसे मान लीजिए कुछ भी लग गया तो थोड़ा बहुत खून बहने लगता है, वैसा नहीं, ज़्यादा ही लेवल पे हड्डियाँ और दाँत से जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्लैक लंग या हम इसे क्या कहते हैं, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अच्छा, ये कोल्ड और एस्बेस्टॉस डस्ट की वजह से होता है। ठंड तो कोल हो गया, कोल मतलब होता है कोयला, है ना, कोयला या एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से जो है ये मतलब होता है ब्लैक लंग जिसे कहते हैं। अभी हमारे लंग को बहुत डैमेज करता है, ज़्यादातर वर्कर्स को होता है, समझ लेना, वर्कर्स वगैरह जो फैक्ट्री में होते हैं। अब की इन्वायरमेंटल लॉज और एक्शंस को देख लेते हैं। 1972 में क्या होता है, पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल आता है। अच्छा, द पर्सन हु पॉल्यूट्स मस्ट पे फॉर द डैमेज, मतलब जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसको उसके डैमेज के लिए उसका मतलब भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब किताबों में अच्छा लगता है, काव्यों में अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें रियल में मिलेंगी नहीं आपको। 1974 में क्या आता है, CPCB एंड वाटर एक्ट आता है, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। 1985 में क्या होता है, गंगा एक्शन प्लान आता है, ठीक है। स्टार्टेड टू क्लीन द गंगा रिवर, मतलब गंगा नदी को मतलब साफ करने के लिए एक प्लान शुरू किया गया था 1985 में। उसके एक साल बाद 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट आता है, द मेजर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, ठीक है। उसके बाद 2014 में क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन आता है, इंडिया को साफ करने के लिए 2 अक्टूबर के दिन स्टार्ट किया गया था इसको। ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग को देख लेते हैं। ओजोन लेयर जो है ये हमको यूवी रेस से बचाती है सन के, ठीक है, स्किन कैंसर से भी बचाती है। और ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब जैसे ठंडी चीज़ों में इस्तेमाल होते थे, फ्रिज वगैरह में ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होते थे पहले, CFC गैस का, है ना, वो क्या करते थे, ओजोन के लेयर को डिप्लीशन कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा उसको पतला कर रहे हैं। जैसे मान लो अंटार्कटिका के ऊपर पतला होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब तो वो थोड़ा मतलब भर गया है, सही हो गया है। रेफ्रिजरेटर में होता था, अब CFC का इस्तेमाल होना बंद हो गया। इसको हम लोग नापते हैं डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। इसकी थिकनेस, मोटाई और जो भी है मोटाई को नापते हैं थिकनेस में, मतलब वो थिकनेस में नापते हैं मोटाई को, वाह भाई वाह, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वाटर वेपर जो है, अच्छा टेक्निकली नॉट अ पॉल्यूटेंट, ये वाटर वेपर पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्योंकि ये वार्मिंग करता है, समझे। कार्बन सिंक क्या होता है, ओशियन एंड डेंस फॉरेस्ट दैट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ओशियन या डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं, तो उन्हें हम कार्बन सिंक कहते हैं, ठीक है। एडवांस इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। बायो रिमेडिएशन क्या होता है, यूजिंग टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स टू क्लीन अप पोल्यूशन फ्रॉम सॉइल और वाटर, मतलब जो सॉइल और वाटर में से हम लोग बिना मतलब किसी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किए जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को ख़त्म करें, तो उसे हम लोग कहते हैं बायो रेमेडिएशन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फाइटोरेमेडिएशन जब रेमेडिएशन है ना वो पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्ब करवाने के लिए, क्या एब्जॉर्ब, हैवी मेटल जो होते हैं उनका, मतलब हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, और क्या करने के लिए, जो पॉल्यूटेड मतलब जो पॉल्यूटेड सॉइल है उसको क्लीन करने के लिए। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अ लिविंग थिंग दैट शोज पॉल्यूशन लेवल, अच्छा, एक बायो इंडिकेटर वो होते हैं जो एक लिविंग थिंग हो जो दिखाए हमें क्या, पॉल्यूशन लेवल को दिखाए, ठीक। सिलिकॉन जो है बहुत बेस्ट बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक। आगे देख लेते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जब दो पॉल्यूटेंट ज्वाइन करते हैं एक साथ, है ना, और बनते हैं बिकम मच मोर हार्मफुल देन देवर अलोन, मतलब साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ये इफेक्ट होता है जब दो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स एक साथ मिल जाते हैं, और अगर वो मान लो एक का काम कर रहे थे पहले अलग थे, तो अब जो है मान लो 3 का काम कर रहे हैं, तो ये इनका थोड़ा पावर वगैरह बढ़ गया, तो इनको हम लोग साइनर्जिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ से इकोलॉजी के बारे में पढ़ना हमने आपको बताया था, तो यहाँ से शुरू करते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी, जो इकोलॉजी है ना उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स के बीच में क्या रिलेशन है, लिविंग और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। अब लिविंग प्लांट एनिमल सब आते हैं, समझ लो। अच्छा, ये जो शब्द है इकोलॉजी, वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। इको जो है ओइकोस से बना है, और लोगोस मतलब लॉजी लोगोस से बना है, तो लोगोस मतलब होता है स्टडी, और ओइकोस मतलब होता है होम, घर या हैबिटाट, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं। अब यहाँ फाउंडर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार ओइकोलॉजी 1866 में ये शब्द इस्तेमाल किया था।
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, इन्होंने नींव रखी थी प्लांट इकोलॉजी की। उसके बाद रामदेव मिश्रा, है ना, ये रिस्पेक्टेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कैसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को। आगे देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग पार्ट दैट कीप द इकोसिस्टम मूविंग। अब यहाँ बायोटिक कंपोनेंट को देख लेते हैं। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, एल्गे हो गया, ये अपना खाना खुद सूरज की रोशनी से मिलकर मतलब बनाते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स आ गए जिनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, ये दूसरे पे खाने के लिए निर्भर रहते हैं। पहले प्राइमरी हो गया तो ये हर्बीवोरस होते हैं, जैसे गाय हो गया, टिड्डा हो गया। उसके बाद सेकेंडरी होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, भेड़िए हो गया, ना, ठीक है। टर्शरी क्या होता है? ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे लायन हो गया, ईगल हो गया, ये सब, ठीक है। सबसे ऊपर होते हैं डिकम्पोजर, जिनको सेप्रोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। ये क्या करते हैं? खा लेते हैं डेड मैटर को, ठीक है, और एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट इन सॉइल, और दोबारा मट्टी में न्यूट्रिएंट को छोड़ देते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट फैक्टर। इकोलॉजी में फैक्टर सब देख रहे हैं ना, क्लाइमेट फैक्टर को देख लेते हैं। क्लाइमेट कैसे निर्भर कर सकता है? सनलाइट पे निर्भर कर सकता है, टेम्परेचर पे, बारिश पे, है ना, हवा कैसे चल रही है, या उमस कितनी ही ज़्यादा है, उस पर भी निर्भर कर सकता है हमारा क्या क्लाइमेटिक फैक्टर। ये होता है मतलब नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर लिविंग देख रहे थे, अभी यहाँ नॉन लिविंग देख रहे हैं। इडाफिक फैक्टर एवरीथिंग रिलेटेड टू द सॉइल टेक्सचर, पीएच लेवल एंड मिक्सचर, मतलब सॉइल का टेक्सचर, पीएच लेवल और मिनरल जो है ना, ये सभी रिलेटेड हैं सॉइल से। आगे देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? जैसे वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सब। दीज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखो वाई इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। टीचर्स हाउ एनर्जी मूव्स, हेल्पिंग प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाटर, मतलब रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ये हमको सिखाता है कि एनर्जी कैसे मूव कर रही है, ठीक है, और ये हमको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए जंगल को और मतलब पानी को। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, अब जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है ये हमें हेल्प करता है समझने में किसको, हैबिटाट जो हमारे आसपास की जगह है ना, उनको हमें सेव करना चाहिए, और जो विलुप्त होने वाले जानवर उनको भी सेव करना चाहिए। हमें कौन सिखाता है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब इससे हम लोग सीखते हैं कुल मिला के। पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होता है? ये जो है शोज हाउ पॉल्यूशन मूव्स थ्रू द नेचर बाय इकोलॉजिकल साइकिल, मतलब हर इकोलॉजिकल साइकिल से जो पॉल्यूशन है कैसे मूव कर रहा है, तरफ कितना बढ़ रहा है, उसको शो करता है कौन? पॉल्यूशन कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं, अभी समझते हैं थोड़ा सा। शोज हाउ ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस एनिमल बिहेवियर, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज का बिहेवियर है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें ये बताता है हमें कि ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तो कैसे इंसान या कोई भी लिविंग थिंग है उसका एनिमल का बिहेवियर कैसे बदलता है वो देखना है यहाँ पे, मतलब उसकी बात यहाँ पर की जाती है, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर एंड पेस्ट कंट्रोल, कीप अ सेफ बैलेंस बिटवीन हेल्पफुल इंसेक्ट एंड हार्मफुल पेस्ट, मतलब हमें जो है एक सेफ बैलेंस रखना है, हार्मफुल जो हानिकारक इंसेक्ट है उनसे भी और हार्मफुल पेस्ट्स हैं उनसे भी, ठीक है। की स्पेटियल कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, ये देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक इकोसिस्टम्स नेचुरल एबिलिटी होती है टू कीप इटसेल्फ बैलेंस एंड हेल्दी, मतलब होम्योस्टेटिस जो है एक इकोसिस्टम का नेचुरल एबिलिटी है। होम्योस्टेसिस जो है ये इकोसिस्टम का नेचुरल एबिलिटी है ताकि ये कीप कर सके, रख सके सेल्फ बैलेंस्ड और हेल्दी, है ना, मतलब सब सेल्फ इट सेल्फ बैलेंस रहे, ये खुद से बैलेंस रहे और हेल्दी रहे, इसलिए जो है। अच्छा हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट जहाँ पर जो भी जानवर मतलब जो भी लिविंग थिंग रह रहा है उसके आसपास की जगह उसका हैबिटाट होता है, ठीक है। द एक्चुअल फिजिकल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब एक फिजिकल जगह जहाँ पर कोई जानवर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटाट कहते हैं। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? द जॉब और फंक्शनल रोल इज अ स्पीसीज प्ले इन इट्स इन्वायरमेंट। द जॉब और द फंक्शनल रोल अ स्पीसीज प्ले इन इट्स इन्वायरमेंट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलो हम समझा देते हैं। इकोलॉजिकल नीश जो होता है इसमें होता क्या है कि मतलब कोई भी लिविंग थिंग जो है वो किसी जॉब को या किसी रोल को निभाता है ना,
किसी भी प्रजाति के अंदर वो है उसको निभाता है, ठीक है, ताकि ये नेचर जो है इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से चलता रहे। अच्छा, इकोटोन क्या होता है? ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है जहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं, ठीक है। जैसे मडी बैंक है कहाँ पर? रिवर और लैंड के बीच में, है ना, मडी बैंक है, अगर नदियाँ और पानी के बीच में मडी बैंक होता है तो उसको इकोटोन कहते हैं। एज इफेक्ट फाइंड अ वेरी हाई नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इनसाइड अ इकोटोन। मतलब इकोटोन इफेक्ट क्या होता है? फाइंडिंग अ वेरी हाई नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब जो हम लोग फाइंड करते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ अलग अलग प्रजातियों के, है ना, और जो लिविंग इनसाइड एन इकोटोन, जो एक इकोटोन के अंदर रह रहे हों, इसमें कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ना तो छोड़ सकते हो इसको। फिलोसफीज ऑफ इन्वायरमेंटल केयर, इसको देख लेते हैं। डीप इकोलॉजी क्या होता है? डीप इकोलॉजी जो है, नेचर हैज़ वैल्यू इन इटसेल्फ नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन यूज़। मतलब नेचर के पास वैल्यू है उसकी खुद की, सिर्फ इंसानों के यूज़ के लिए नहीं। ये किसके द्वारा? अर्नी नईस के द्वारा 1973 में कहा गया था। शैलो इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया था? प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट ओनली टू बेनिथ ह्यूमंस, है ना। मतलब जो प्रोटेक्ट करना हमको है इन्वायरमेंट को, सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए? इंसानों के बेनिफिट के लिए। ये शैलो इकोलॉजी है। उसके बाद इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाउ मच लैंड अ ह्यूमन नीड टू सर्वाइव। मतलब इंसान को कितना जो है ज़मीन चाहिए जीने के लिए। मेजर्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स, उसको हम लोग ग्लोबल हेक्टेयर्स में नापते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो फ्यूचर जनरेशन विल स्टिल हैव देम। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस तरीके का डेवलपमेंट होता है जब हम चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा भी काम चल जाए लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। फेमस इकोलॉजिकल रूल्स एंड फाउंडर्स। एजी टेंसले 1935 में पहले इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड इकोसिस्टम कहा। रेमंड लिंडमैन 1942, इन्होंने क्रिएट किया 10% रूल, ठीक है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है मूव करेगी ऊपर, ठीक है, टू द नेक्स्ट फूड लेवल, ठीक है, नहीं अगले फूड लेवल पे। गॉस लॉ क्या कहता है? टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग इन द एग्जैक्ट सेम नीश। मतलब एक ही सेम नीश में मतलब एक ही तरीके का खाना या जो भी चीज़ें हैं मौसम में रहने वाले, तो वो एक नीश होता है। मतलब इनका अलग मौसम है ना, ठंडे मौसम में रहते हैं जो भी जानवर मान लो है ऐसे। तो गॉस का लॉ ये कहता है कि दो सेम प्रकार की प्रजातियाँ जो सेम तरीके खाना खाती हैं उनका सेम नीश है ना, वो एक साथ कभी भी जिंदा नहीं रह सकती हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ही तरीके खाना दोनों लोग खा रहे हैं, अब इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास पावर कम है, तो ये पूरा खाना खा लेगा कि नहीं खा लेगा, और इसको खाने नहीं मिलेगा तो ये विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से समझो, तो ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं जिनका नीश सेम होता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो खाना होता है वो सेम होता है। एलेंस रूल क्या होता है? एलेंस रूल, एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट, जो जानवर होते हैं ठंडे क्लाइमेट में, नेचुरली हैव शॉर्टर ईयर्स, ठीक। मतलब जो थोड़ा ठंडी जगह पे रहते हैं उनके कान थोड़ा छोटे होते हैं और लिम्स, हाथ पैर जो होते हैं, ठीक है, हिंड लिम्ब होता है वैसे हाथ पैर, उनके लिम्ब जो होते हैं टू प्रेजेंट हीट लॉस उनके। मतलब एलन रूल ये कहता है कि जो भी जानवर ठंडी जगहों पे रहते हैं उनके कान भी छोटे होते हैं, उनके लिम्ब भी छोटे होते हैं, गर्मी को शरीर से बाहर ना जाने दे इसलिए। एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको देख लेते हैं। सनलाइट ये प्राइमरी स्रोत है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम्स के लिए, ठीक है। एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है ऐसे चोंच उसकी, ठीक है। एनर्जी इज लॉस्ट एज एट ईच लेवल, मतलब एनर्जी जो है हर, मतलब एनर्जी यहाँ पे देखो कितनी सारी है, फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, देखो इतनी ही है ना, उसके बाद और कम हो गई, ऐसे ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग एनर्जी पिरामिड कहते हैं। बायोमास पिरामिड ऑन लैंड अपराइट, these weigh such more than the animals eating them। मतलब जो ट्रीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, वे मच मोर दैन द एनिमल ईटिंग देम, मतलब वो कहीं गुना अच्छा है उससे ज़्यादा जो जो एनिमल्स खाते हैं किसको, उनको। देम देम मतलब इंसानों को, है ना। एक सेकंड रुको यार, क्या मैं बता रहा हूँ। ट्रीज वे मच मोर दैन द एनिमल्स ईटिंग देम, मतलब जो ट्री हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एनिमल से, ठीक है, क्यों? एनिमल तो उसको खाते हैं, है ना, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बायोमास पिरामिड जो है वो ऐसे अपराइट होता है। बायोमास पिरामिड इन वाटर, ये इन्वर्टेड होता है वाटर में, ठीक है। पॉइंट्स अपसाइड डाउन बिकॉज टाइनी एल्गे वे मच लेस दैन द लार्ज फिश ईटिंग देम, मतलब
एल्गी बड़ी बड़ी फिशें खा रही हैं ना, और उन बड़ी फिशों को और बड़ी फिशें खा रही हैं, और उनको और बड़ी फिशेस खा रही होंगे, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। तो पॉइंट अपसाइड डाउन बिकॉज टाइनी एल्गे वे मच लेस देन द लार्ज फिश ईटिंग देम। मतलब जो एल्गे है, ओहो, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ एल्गे को खा रही हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो उससे किससे बढ़िया है, जो उनको खा रहे हैं। आगे देखो, कोई मतलब नहीं उसका, थोड़ा ऐसा बेसिक था तो उसको यहाँ पर पढ़ना था, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेशल स्पीसीज एंड देयर रोल्स। कीस्टोन स्पीसीज जो है एक स्मॉल पॉपुलेशन है बट हैज़ अ मैसिव वाइटल इम्पैक्ट ऑन इट्स एंटायर इकोसिस्टम। मतलब कीस्टोन स्पेशल है स्पीशीज़ है, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत मैसिव है, बड़ी है, ठीक है। अच्छा, वाइटल इम्पैक्ट ऑन, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इसका एंटायर जो है पूरा इकोसिस्टम पर। इंडिकेटर स्पीसीज, इट्स हेल्थ shows the overall quality of the environment like fish in water। मतलब इंडिकेटर स्पीसीज जो है इसकी हेल्थ, इसमें हेल्थ होता है, तो इसकी हेल्थ दिखाता है कि जो क्वालिटी इन्वायरमेंट की कितनी है, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीसीज, प्रोटेक्टिंग दिस वाइड रेंजिंग स्पीसीज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट्स मैनी स्मॉलर वंस। मतलब अम्ब्रेला स्पीसीज जो है ये प्रोटेक्ट करती है बहुत बड़े रेंज के स्पीसीज को, ठीक है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर लेती है जो छोटे छोटे होते हैं उसके नीचे उनको। स्पेशल स्पीसीज देख रहे हैं, उनका रोल जो लिखा है उसको बस समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज प्रोटेक्टिंग दिस वाइड रेंजिंग स्पीसीज ऑटोमेटिकली। मतलब ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वाइड रेंज, बहुत ही बड़े रेंज को स्पीसीज को खुद से ऑटोमेटिकली, लाइक फ्लाई मैनी स्मॉलर वंस। इधर देख लो, फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होते हैं? अ पॉपुलर अट्रैक्टिव स्पीशीज चूजन टू रिप्रेजेंट द कैंपेन। जैसे मतलब किसी कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव स्पीशीज होते हैं, बहुत पॉपुलर भी होते हैं, तो इनको मतलब कोई कैंपेन को शुरू करने के लिए इनको मतलब ऐसा प्रतीक, मतलब ऐसा चिन्ह जो है लिया जाता है, जैसे पांडा वगैरह हो गया, ठीक है। पाइनियर स्पीसीज क्या होते हैं? द वेरी फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू ग्रो ऑन अ बेयर रॉक लाइक लिचन्स एंड मॉसेस। मतलब पाइनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो सबसे पहले ग्रो करना शुरू की थी जब कुछ नहीं था, लिचन्स और मॉसेस थे वो, ठीक है। सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या होते हैं? अब ये कुछ सिंबल्स हैं और उनके इफेक्ट हैं प्लस प्लस, तो इसको देख लीजिएगा। अगर इसको नहीं भी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। वाटर इकोसिस्टम जोन्स को थोड़ा देख लेते हैं। अब लॉटिक वाटर क्या होता है? फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम, रिवर स्ट्रीम जो होती हैं इनको लॉटिक वाटर कहते हैं। और लैंटिक वाटर क्या होता है? जो लॉटिक वाटर जो है ये रनिंग वाटर होता है, और ये स्टैटिक वाटर होता है, रुका हुआ, ठीक है, वाटर होता है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सब। थर्मोक्लाइन क्या होता है? एक स्पेसिफिक डेप्थ लेयर होती है इन द लेक वेयर द वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी रैपिडली। थर्मोक्लाइन जो होता है, जैसे मान लो थर्मोक्लाइन की लाइन है, अब इसके नीचे टेम्परेचर एकदम से गिरता है ना, बहुत बहुत तेजी तरीके से एकदम से गिरता है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। बिनिथ जोन क्या होता है? ये सबसे गहरा है ना, और सबसे लोवेस्ट लेयर होता है ओशियन का या फिर किसी लेक फ्लोर का, ठीक है। लिटोरल जोन क्या होता है? शैलो वाटर नियर द शोर वेयर सनलाइट इजीली रीचेस द बॉटम। मतलब ये जो लिटोरल, जहाँ पर सनलाइट आराम से बॉटम को नीचे जो है छू जा रही है, तो ये जोन लिटोरल जोन होता है, ठीक है। एडवांस इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, सिस्टम रूल को देख लेते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन को देख लेते हैं। सिस्टम रूल क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज। मतलब बिना रिसोर्सेज को बर्बाद किए हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग थिंग्स को जो है एक इन्वायरमेंट अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर ओवर टाइम एंडिंग इन अ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, तो उसमें होता क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है पहले तो, है ना,
अब एक प्लांट कम्युनिटी के रिप्लेस कर मतलब जैसे मान लो एक पहली बात तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें होता क्या है, एक प्लांट की कम्युनिटी दूसरे प्लांट की कम्युनिटी को समय के साथ साथ पिछाड़ देती है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन को देख लेते हैं। यूरीथर्मल क्या होता है, एनिमल दैट हैव सर्वाइव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, मतलब ऐसे जानवर जो सर्वाइव कर जाएं बहुत ही ज़्यादा गर्म और ठंडे टेम्परेचर में, तो उनको यूरीथर्मल कहते हैं, ठीक है। स्टेनोहेलाइन क्या होता है, सी लाइफ दैट कैन ओनली सर्वाइव इन अ वेरी नैरो स्पेसिफिक लेवल ऑफ सॉल्ट, मतलब वो सी लाइफ स्टेनोहेलाइन वो होते हैं, वो समुद्री जीवन है ना, सी लाइफ जो सिर्फ जीवित रह सके बहुत ही पतले से, है ना, स्पेसिफिक लेवल ऑफ सॉल्ट से, तो उसको हम लोग स्टेनोहेलाइन कहते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेशल प्लांट डिजाइन फॉर सर्वाइव एंड हाईली सॉल्टी सॉइल और मडी स्वैम्प्स, मतलब मडी स्वैम्प्स और नमकीला जो मट्टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीवित रहने के लिए जो है स्पेशल प्लांट को डिज़ाइन किया गया था, उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। इसी के साथ आप लोग का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ठीक, बाकी वीडियो को लाइक और जो भी करना होता है आप लोग जानते होंगे, कर देना।